गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाम है शैलेश रावत। आज का जो हमारा ये वाला जो स्पेशल सेशन है ये है जेईई मेंस के जो रिज़ल्ट अभी अभी आए हैं उन रिज़ल्ट्स के बाद का जो एनालिसिस है उसमें। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, जेईई का परसेंटाइल जो सिस्टम है वो इस बार फिर बच्चों को गच्चा दे गया। और गच्चा नहीं दे गया, बहुत बुरी तरह से गच्चा दे गया है। मैंने हेडिंग भी यही डाला है, गच्चा दे गया। इसका मतलब आप जानते हो, मतलब आपको धोखा दे गया। बच्चों ने अच्छी मेहनत की तब भी उनकी परसेंटाइल पहले की कंपेयर में कम हुई। ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि भाई परसेंटाइल सिस्टम इतना टाइम मिला तब भी कम क्यों हो गया परसेंटाइल पहले के कंपेयर में। दूसरा, परसेंटाइल सिस्टम अच्छा है या गलत है। तीसरा, अगर परसेंटाइल आपका डाउन है तो आपको क्या करना चाहिए। तो जिसमें थोड़ा सा परसेंटाइल सिस्टम से रिलेटेड बातें करेंगे प्लस थोड़ा सा कैरियर गाइडेंस वाली बातें भी होंगी। तो चालू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। मैं शैलेश रावत, जेईई मेंस का परसेंटाइल सिस्टम के हिसाब से जो गेम चल रहा है उसके लिए आपको गाइडलाइन देने का प्रोग्राम। सबसे पहले देखते हैं परसेंटाइल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो परसेंटाइल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब किस किस कारण से परसेंटाइल अप और डाउन होता है। तो उससे पहले एक दो बातें मैं आपको शेयर कर दूं। जेईई एग्जाम होता है जनवरी में और उसके बाद होता है जनरली अप्रैल में। इस बार कोविड सिचुएशंस के कारण अप्रैल वाला एग्जाम सितंबर में शिफ्ट हो गया। अगर हम हर बार की बात करें तो जनवरी सिस्टम में परसेंटाइल बनाना कंपैरेटिवली इजी होता है कंपेयर में सेकंड अटेम्प्ट जो अप्रैल में होता है उसके। ऐसा क्यों? उसका सीधा सा कारण है, जनवरी में ज़्यादातर बच्चों का प्रिपरेशन कंपैरेटिवली थोड़ा डाउन रहता है, ज़्यादातर का। इट मीन्स कि वहाँ पर कंपटीशन मार्केट में थोड़ा कम रहता है, इसलिए वहाँ पर परसेंटाइल सबका कंपैरेटिवली ठीक बन जाता है। लेकिन अप्रैल आते आते बच्चों का प्रिपरेशन और सॉलिड हो जाता है। प्रिपरेशन अच्छा होगा तो डेफिनेटली अच्छे टॉप पे पहुंचने का आपको ज़्यादा पसीना आएगा। इट मीन्स आपका परसेंटाइल डाउन होना ही होता है और ये एवरी ईयर ये गेम चलता ही है। बच्चे और पेरेंट्स सोचते हैं कि जनवरी अटेम्प्ट को स्किप कर दें, जनवरी अटेम्प्ट में इतना मेहनत क्या करना, मेन तो अप्रैल अटेम्प्ट देंगे। और वहीं जाके उनको बहुत बुरी तरह से प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जब अप्रैल में सारे के सारे अच्छी प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, जनवरी में उतनी अच्छी प्रिपरेशन ज़्यादातर लोगों की नहीं होती। तो इन फ्यूचर आप हमेशा ध्यान रखें, फर्स्ट अटेम्प्ट जो जनवरी वाला है वो आपको अच्छा स्कोप देगा कंपेयर में अप्रैल अटेम्प्ट के। अब बात करते हैं इस बार वाले गेम में क्या हुआ कि जनवरी से अब सितंबर तक में तो बच्चों को टाइम भी ज़्यादा मिला। तो ये टाइम ज़्यादा मिलना ही सबसे बड़ा पॉइजन हो गया बच्चों के लिए, बिकॉज ज़्यादा टाइम मिला इट मीन्स ज़्यादातर बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन को और धुआंधार कर डाला। ऐसा नहीं कि बच्चों ने मज़े किए। जनरली जो थोड़ा सा इस गेम को कम समझते हैं पेरेंट्स और दूसरे लोग जो भी हैं, तो वो ये सोचते हैं कि 6 महीने में बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, टाइम वेस्ट किया, देखो घर पे बैठा बैठा है ना डपोड़ हो गया। ऐसा नहीं है। बच्चे ने तो ज़्यादातर ने सबने अच्छी पढ़ाई की है, जिनको करनी है उन्होंने तो अच्छी पढ़ाई की। लेकिन सभी बच्चे जब पढ़ाई करेंगे तो मार्केट का कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो परसेंटाइल बनाना मुश्किल पड़ जाता है। यही गेम इस बार हुआ। 6 महीने एक्स्ट्रा मिले, बच्चे ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, लेकिन सारे जब अच्छे लेवल के बच्चे थे तो परसेंटाइल डाउन होने के चांस बढ़ गए। और आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो 100 में से 90 बच्चों की परसेंटाइल पहले के कंपेयर में डाउन हुई है। आप चेक कर ले, अपने आजू बाजू में सराउंडिंग में एक चार्ट बनाए, पता चल जाएगा ज़्यादातर बच्चे डाउन हो गए। दूसरा एक और कारण था परसेंटाइल का, जो असली मेन कारण होता है कि अभी कोविड कंडीशंस के कारण लगभग 25% बच्चों ने 20 से 25% बच्चों ने एग्जाम स्किप किया। अब डेफिनेटली सिचुएशन जो भी हो, लेकिन अगर बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी है तो ना बच्चा एग्जाम स्किप करेगा, ना उसके पेरेंट्स उसके एग्जाम को स्किप करने देंगे जब तक बहुत बहुत गंदी हालत ना हो जाए। तो ज़्यादातर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप किया उनकी प्रिपरेशन डेफिनेटली उतनी अच्छी नहीं थी कि अगर वो एग्ज़ाम देते तो मार्क्स बढ़ता, एग्ज़ाम देने वालों का मार्क्स बढ़ता, और वो डाउन प्रिपरेशन वाले बच्चे परसेंटाइल को अप कर देते। जिन बच्चों ने अच्छी प्रिपरेशन की उनकी परसेंटाइल अप हो जाती। बट जिन बच्चों ने अभी एग्ज़ाम स्किप किया वो डेफिनेटली उस लेवल पे अपने आप को मेंटेन कर ही नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जिन अच्छे बच्चों के
साथ मजाक कर डाला, मतलब मजाक मीन्स ये बात है कि उन बच्चों ने एग्जाम स्किप किया तो अच्छा, अब जो कंपटीशन रह गया मार्केट में वो अच्छे बच्चों के लिए बीच में ही रह गया, नेक टू नेक वाला कंपटीशन, जिसके कारण बच्चों का परसेंटाइल कम हो गया। अगला एक और जो दूसरा मेन फैक्टर है कि बैच वाइज पेपर का लेवल अलग अलग होता है। ये जी हाँ बहुत बड़ा फैक्टर है। आप भी जब रिव्यू देखते हो, एक्सपर्ट्स जब अपने अपने रिव्यू देते हैं, किसी पेपर में मैथ्स बहुत टफ होता है तो किसी में केमिस्ट्री और किसी में फिजिक्स। सारे पेपर एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं बनते, अलग अलग ओवरऑल पेपर का लेवल एक जैसा हो सकता है ओवरऑल, बट सब्जेक्ट वाइज पेपर का लेवल बिल्कुल डेफिनेटली अलग होता है। हर एक्सपर्ट इस बात से एग्री है और ये ही बहुत बड़ा बेकार सिस्टम कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। कारण किसी बच्चे का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है और उसके सीजन में केमिस्ट्री ही टफ आ गया, फिजिक्स मैथ्स उसका डाउन था, केमिस्ट्री भी टफ होने के कारण डाउन हो गया, तो उसको प्रॉब्लम आएगा, उसका परसेंटाइल डेफिनेटली डाउन होगा। तो बैच वाइज पेपर का लेवल अलग अलग होना ये इस बात को और नेगेटिव में ले आता है कि परसेंटाइल सिस्टम अनफेयर बिहेव किया। दूसरा है कि बैच वाइज कई बार स्टूडेंट्स का जो रेशियो होता है वो भी वेरी करता है। किस तरह से? बहुत से बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो अच्छे बच्चे होते हैं वो एक ही बैच में फंस जाते हैं, और एक बैच ऐसा होता है जो अलग अलग स्लॉट होते हैं ना एग्जाम के, तो एक स्लॉट ऐसा होता है जिसमें बच्चे थोड़े से डाउन होते हैं ज़्यादातर ही। तो इट मीन्स फ़ायदा कहाँ मिला? डाउन वाला स्लॉट जहाँ पर है उसमें जो भी ठीक ठाक बच्चे हैं वो टॉप परसेंटाइल पे पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर वही टॉप परसेंटाइल वाले बच्चों को टफ स्लॉट में डाल दिया जाए तो उनके परसेंटाइल डाउन हो जाते हैं। तो ये परसेंटाइल सिस्टम में एक और गड़बड़ी रही, जिसके कारण इस साल का परसेंटाइल सिस्टम ने बहुत बड़ा लोचा गेम कर डाला। बहुत ज़्यादा मतलब वेरिएशन आए। जिन बच्चों के पिछले अटेम्प्ट में 95 परसेंटाइल या उसके ऊपर बना, वो सीधा 80 पर और 70 पर भी आ गए। बहुत से मेरे जान पहचान वाले, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स का साथ ऐसा ही हुआ। और ऐसा नहीं कि मेरे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ, आप भी अपने सराउंडिंग में लोगों को देखेंगे जो दूसरे एक्सपर्ट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी यही बात मान रहे होंगे कि डेफिनेटली ऐसा ही हुआ। तो परसेंटाइल डाउन होने के कारण मैंने आपको कुछ मेजर फैक्टर्स बताए कि जिनके कारण परसेंटाइल सिस्टम डाउन चला जाता है और इस बार ज़्यादा डाउन गया। आगे का हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब थोड़ा सा डिस्कशन वाली बात आती है। जो मैंने आपको बोला, कई लोगों को आज पता चला कि यार ऐसा गेम होता है क्या, क्योंकि ज़्यादातर को परसेंटाइल सिस्टम का गेम नहीं पता होता। बहुत से लोग तो अभी भी परसेंटेज और परसेंटाइल को एक जैसा ही मानते हैं। तो परसेंटाइल सिस्टम सही है या गलत, ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन और डिस्प्यूट का विषय है। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट अच्छा बन जाता है तो आप कहते हो कि आपके लिए ये सिस्टम बहुत सही है, लेकिन अगर आपका रिजल्ट अच्छी मेहनत के बाद भी डाउन रहता है तो आप कहोगे कि नहीं, बकवास पैटर्न है ये तो डेफिनेटली। बट अगर हम एक फेयर न्यूट्रल रह के इस बात को करें तो कहीं ना कहीं परसेंटाइल सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक हैं। क्या ड्रॉबैक है? जो मैंने आपको बताया कि बैच में स्टूडेंट्स किस कैटेगरी के हैं। किसी बैच में एकदम सारे टॉप लेवल के बच्चे हैं तो वहाँ परसेंटाइल मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। किसी बैच में डाउन कैटेगरी के बच्चे अगर आ गए, बिलो एवरेज जिन्हें कह सकते हैं, तो वहाँ परसेंटाइल बनाना बहुत ईजी है। इट मीन्स अलग अलग एक ही बच्चे का लेवल अलग अलग है, लेकिन किस्मत है कि उसकी वो किस बैच में एग्जाम दे रहा है, किस स्लॉट में एग्जाम दे रहा है, तो उसकी परसेंटाइल में बहुत वेरिएशन आ सकता है। 5-7% तो मामूली बात है वेरिएशन लाना। पहला ये। दूसरा, जो अभी थोड़ी देर पहले बोला कि पेपर का लेवल सब्जेक्ट वाइज बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है, वो भी परसेंटाइल को डाउन करेगा। रामानुजन हैं अपने, मान लो रामानुजन इस साल JEE का एग्ज़ाम दे रहे हैं कि मैथ्स में तो 100 आउट ऑफ 100 परसेंटाइल ले आएंगे, लेकिन अगर मैथ्स भी टफ रहा और फिजिक्स केमिस्ट्री भी टफ रहा तो उनका भी बैंड बच जाना है। क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट अगर आपका टफ हो गया तो आपकी परसेंटाइल डाउन होगी, और फेवरेट सब्जेक्ट अगर इजी है तो हो सकता है आपकी परसेंटाइल थोड़ा अप जाए। तो दूसरा ये इसका ड्रॉबैक है। हाँ, परसेंटाइल सिस्टम कब अच्छा हो जाता कि जब एक ही पेपर होता, एक ही स्लॉट में सारे बच्चे एग्जाम देते, तो डेफिनेटली हम कह सकते थे कि ये फेयर गेम है। लेकिन अलग अलग स्लॉट में एग्जाम देने के कारण ये कहीं ना कहीं मेरी लैंग्वेज में या मेरी नज़र में तो ये अनफेयर गेम है। बाकी सबका रिव्यू अपना अपना है। तो अभी अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर रॉन्ग भी है ये सिस्टम और करेक्ट भी है, करेक्ट और मेरा ओपिनियन तो रॉन्ग को ज़्यादा जा रहा है कि भाई रॉन्ग सिस्टम है ये। अगला जो बात आती है, अब क्या किया जाए। अब हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, क्या किया जाए? धरना दिया जाए, परसेंटाइल हटाओ हटाओ के नारे लगाए जाएं,
या क्या किया जाए? तो वो चीज़ें तो करना ना करना बेतुक की बातें हैं, ठीक है ना, उनसे कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। इस बात के लिए जब पहले परसेंटाइल सिस्टम आया था तो लोगों को पता होगा उस टाइम बोर्ड का एग्ज़ाम का मार्क्स भी जोड़ा जाता था और ज़बरदस्त वेरिएशन आ जाता था, क्योंकि जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो बोर्ड को कहीं ना कहीं थोड़ा साइड करते हैं। ऐसा नहीं कि बोर्ड में डाउन रहते हैं, बट डेफिनेटली जो रट्टू तोते होते हैं जो केवल बोर्ड ही बोर्ड करते हैं और JEE का उनका परसेंटाइल कम है बट बोर्ड के कारण उनका परसेंटाइल थोड़ा अप हो जाता है, और जिन्होंने आईआईटी का किया उनका आईआईटी या JEE में परसेंटाइल अच्छा है लेकिन बोर्ड में रिजल्ट थोड़ा डाउन है तो परसेंटाइल उनका थोड़ा डाउन हो जाता है। तो वहाँ पर ये काफ़ी बवाल मचा था और बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट ने मतलब एनटीए ने इस सिस्टम को हटा दिया था और बाद में उन्होंने केवल मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी एनआईटी आईआईटी के लिए 75% मिनिमम होना चाहिए, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो कहीं किसी हद तक उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव किया, क्योंकि अब बोर्ड का मार्क्स का एडिशन नहीं होता। इसका मतलब बोर्ड के मार्क्स आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है, मेरिट मेंटेन कराने वाले मार्क्स नहीं है। लेकिन अभी भी थोड़ा तो प्रॉब्लम है। तो अब क्या किया जाए? तो सीधी सी बात है, अब हमारे पास अगेन 2-3 ऑप्शंस बचते हैं। अगर आप परसेंटाइल डाउन है बट अगर आप JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और आपकी एडवांस की प्रिपरेशन पहले से ही अच्छी चल रही है तो डेफिनेटली आप अपनी पूरी एनर्जी JEE एडवांस पर लगा डालें, क्योंकि बहुत से केस ऐसे होते हैं, बहुत सारे केसेज ऐसे होते हैं कि जिनका JEE मेंस में बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं होता, जस्ट पास होते हैं उसमें या रैंक डाउन होती है JEE मेंस में, बट वो एडवांस में बहुत ज़बरदस्त रैंक लाते हैं। और इसी तरह से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो JEE मेंस में ऑल इंडिया के टॉप 100 में आते हैं बट एडवांस का जब एग्जाम देते तो 100 तो छोड़ो 1000 में नहीं दिखते। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन एक बहुत अच्छा केस था, लास्ट टू लास्ट ईयर इंडिया का रिकॉर्ड बनाया था उस बच्चे ने। JEE में इंडिया की हिस्ट्री में आज तक केवल एक ही बच्चा ऐसा हुआ है जो 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लेके आया। आज तक का रिकॉर्ड में 45 ईयर लगभग हो गए JEE को चलते हुए एग्जाम्स को, एक ही बार ऐसा हुआ है लास्ट टू लास्ट ईयर कि 100% किसी बच्चे ने स्कोर किया। तो सबको ये उम्मीद थी, हम लोग काफ़ी सालों से इसी फील्ड में, तो सबको ये था कि अगेन ये बंदा JEE एडवांस में भी फोड़ेगा, फर्स्ट या सेकंड रैंक आएगी। बट वो उसकी रैंक मेरे को अभी याद नहीं है बट डेफिनेटली डबल डिजिट में नहीं थी शायद, मतलब टॉप 10 में तो नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि JEE मेंस का रिजल्ट JEE एडवांस से डायरेक्ट लिंक नहीं करता, दोनों की अप्रोच में भी काफ़ी अंतर होता है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन एडवांस की काफ़ी अच्छी चल रही है तो आप एडवांस को फोकस करें, डेफिनेटली उसमें अच्छा कर जाएंगे। मेरे पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे हैं जिनका 50,000 रैंक आया JEE मेंस में और एडवांस में 1000 के अंदर पहुँच गए। तो मुश्किल नहीं है, अभी तक भी ऐसा नहीं कि आपके रास्ते बंद हो रहे हैं। अगर आपकी एडवांस की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो बेटर है कि आप JEE एडवांस का एग्जाम तो दें, बट JEE के हिसाब से आप कहां पर एडमिट हो सकते हैं उस तरह के कॉलेजों की लिस्टिंग कर डालें और उसके हिसाब से अच्छे कॉलेज सेलेक्ट करके और अपने आप को वहां ज्वाइन करा लें। बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि आप IIT या NITs में ही जाओगे तो ही अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी जिन्होंने एवरेज कॉलेज से भी अपने इंजीनियरिंग पूरा किया और बहुत ज़बरदस्त पैकेज लिए, बहुत बड़ी बड़ी MNCs में अपना कैरियर सेटल किया। तो दुनिया बंद नहीं हुई है। कई बार क्या होता है, अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद वो बीटेक के 4 ईयर में अच्छा नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है कि वो अपने इंटरेस्टेड फील्ड में पहुंच गया तब बहुत अच्छा करता है। तो रास्ते भी बंद नहीं है, दुनिया ख़त्म नहीं होती है। तो आप उसके हिसाब से भी अपना कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा ड्रॉप किया जाए या ना किया जाए, मैं ड्रॉप लूं या ना लूं। तो ड्रॉप लेना या ना लेना ये पर्सनल है, आप अपनी एबिलिटी को पहचानें, आपकी एबिलिटी क्या है। अगर आपको लगता है कि 4 महीने में मैक्सिमम बच रहे हैं, अगेन जनवरी अटेम्प्ट 3 से 4 महीने में होने वाला है, तो 4 महीने में आप अपना परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छा कर पाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि अटेम्प्ट लेने के लिए पूरी एनर्जी लगा के कर पाएंगे। आपको लगता है कि कहीं कोई डाउट है, आप हो सकता है उसमें भी उतना अच्छा ना कर पाए, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि फिर आप ड्रॉप ना लें। उसके बजाय जो बेस्ट कॉलेज और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनमें आप अपने आप को यूज कर डालें। तो ये ड्रॉप लेने वाला डिसीजन पर्सनल एबिलिटी के ऊपर है, ना कि गडरिया प्रवाह या भेड़ चाल जो चलती है उसके हिसाब से आप डिसाइड करें कि मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
तो ये मैंने कुछ आपको फैक्टर्स बताए, ये फैक्टर्स वो बताए कि जो परसेंटाइल गेम को समझाते हैं। परसेंटाइल डाउन आए या अप आए उसके बाद हमें क्या कर सकते हैं वो देखना होगा। बहुत जल्दी ही JEE एडवांस का जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद एडमिशन लेने का माहौल जनरेट होगा, तो उस टाइम में आपको JEE मेंस के हिसाब से और JEE एडवांस के हिसाब से आपकी रैंक अच्छी है तो और आपकी रैंक डाउन है तो कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना चाहिए, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि कॉलेज प्रिडिक्टर की तरह के आप कौन से कॉलेज में अपनी रैंक के हिसाब से जा सकते हैं, उस कॉलेज में जाने का फ़ायदा क्या होगा, क्या प्लेसमेंट हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। तो वेट कीजिएगा, जल्दी ही मैं आपको JEE से के थ्रू कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं आप वो गाइडलाइन लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।